हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग अपने कंप्यूटर के सीरीज़ में आगे की ओर पढ़ने के लिए आ चुके हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंप्यूटर की हिस्ट्री और उसी को आज हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले कंप्यूटर के बेसिक्स की। कंप्यूटर का बेसिक मतलब एक कंप्यूटर के रूप में, मतलब हम कंप्यूटर क्यों बना रहे थे, ताकि हम जोड़ घटाना गुणा भाग कर पाएँ, यानी गिनतियों का या जो नंबर हैं उनको जोड़ पाएँ, उनको घटा पाएँ, उनको गुणा कर पाएँ, उनको भाग कर पाएँ। उस तर्ज पे सबसे पहले हमारे पास जो आया था वो सिंपल था, वो था अबेकस। यानी सबसे पहली बार आया था हमारे पास अबेकस। जब अबेकस खत्म हुआ तो अबेकस के बाद हमारे पास क्या आ गया? अबेकस के बाद दूसरे नंबर पे क्या आया? नेपियर बोन्स। यही था नेपियर बोन्स। फिर नेपियर बोन्स जो हाथी के दांत से बना हुआ होता था। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आया था पास्कलाइन। और पास्कलाइन जो ब्लेस पास्कल जो फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे उन्होंने बनाया था, है ना। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने अबेकस के बाद नेपियर बोन्स के बाद पास्कलाइन तक पढ़ लिया था। और ये भी समझ लिया था कि जो पास्कलाइन है हमारा, वो पहला मैकेनिकल डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जोड़ और घटाना कर सकते हैं। ठीक है। तो पास्कलाइन कब आया था? 1642 में आया था। 1642 के अंदर पास्कलाइन बना था। इसको किसने बनाया था? ब्लेस पास्कल ने बनाया था। और ये बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर समझी थी। अब आगे क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए, पास्कलाइन बन गया। फिर पास्कलाइन बनने के बाद पास्कलाइन हर जगह यूज होने लगा, क्योंकि ये फिलहाल में, मतलब अगर देखा जाए उस समय का, तो बहुत ऑथेंटिक मशीन था जिससे आसानी से आप जोड़ घटाना कर सकते थे। फिर आपको भी पता है कि हर साइंटिस्ट, हर मैथमेटिशियन या हर फिजिसिस्ट जो भी है अपने आप में, अपने क्षेत्र में जो स्पेशलिस्ट हैं, वो हमेशा हर चीज़ को ईजी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इससे भी ईजी हम कर सकें। तो पास्कलाइन जो शुरुआत में थी, जिसमें चक्के घुमा के आप काम कर रहे थे, उसको और इजी बनाया जाता है। और उसको इजी बनाया जाता है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, जो आपको मैथ्स के अंदर एक बड़े लेवल के, मैं बोल सकता हूँ कि बड़ा वर्क जो उन्होंने मैथ के अंदर किया है, गॉटफ्राइड लेबनिज। वो आते हैं 1694 में। यानी लेबनीज, आप याद क्या रखेंगे? लेबनीज आते हैं। लेबनीज बहुत बड़ा नाम है मैथ के अंदर। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही वो पर्सन है जिन्होंने किसका निर्माण किया था? जिन्होंने निर्माण किया हुआ है मैथ की एक सबसे बेहतरीन शाखा, जिसका नाम है कैलकुलस। तो कैलकुलस का निर्माण किसने किया है? लेबनीज ने किया है। ठीक है, याद रखेंगे ये बात कि लेबनीज ही कैलकुलस के कौन है? फादर हैं। देखिए, अकेले लेबनीज नहीं थे, बहुत सारे मैथमेटिशियन थे, लेकिन लेबनीज के नाम पे ही क्या माना जाता है? कैलकुलस है। लेबनीज के साथ साथ न्यूटन साहब ने भी कैलकुलस के अंदर काम किया था। चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, कंप्यूटर पे। तो गॉटफ्राइड लेबनीज क्या करते हैं? इस पास्कलाइन को थोड़ा सा क्या कर देते हैं? थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई क्या करते हैं? वो पास्कलाइन के अंदर सिंपल बोलूँ तो पास्कलाइन है आपका, तो पास्कलाइन में बाइनरी कोड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बाइनरी कोड। बाइनरी कोड आप सबको पता है, वही बाइनरी नंबर जो होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो पास्कलाइन में क्या ऐड कर दिया जाता है? बाइनरी कोड, जिससे आपका जो पास्कलाइन है, जो ब्लेस पास्कल का पास्कलाइन मशीन था, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर बन जाता है। और इस मशीन को क्या बोला जाता है? तो लेबनीज चक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेबनीज चक्र। ओके, लेबनीज चक्र बोला जाता है। यानी लेबनीज चक्र किसने बनाया? तो लेबनीज साहब ने बनाया। और लेबनीज चक्र कैसे बना था? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, कट गया। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसको और नीचे लिख देता हूँ मैं। पास्कलाइन प्लस बाइनरी कोड तो मिल जाएगा, मिलके बनेगा हमारा लेबनीज चक्र। लेबनीज सर्कल। ठीक है।
अब इस लेबनिज चक्र में क्या है भैया, सिंपल बता तो दिया कि पास्कलाइन में बाइनरी कोड ऐड हो गया। ये बाइनरी कोड क्या है, तो वही बाइनरी कोड मतलब 0 और 1, यानी ये पास्कलाइन एक्चुअल में किस पे काम करेगा, 0 और 1 वाले पोर्शन पे काम करेगा। और आपको जानकारी है और मज़ा आएगा कि ये बाइनरी कोड का भी निर्माण किसने किया था, लेबनिज साहब ने ही 1689 में ही किया हुआ है। समझ पा रहे हैं, यानी 1689 में बाइनरी नंबर्स जिनकी बात कर रहे हैं हम लोग, या बाइनरी कोड की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी कोड को भी इन्वेंट किसने किया था, तो 1689 में गॉटफ्राइड लेबनिज ने ही किया था। ओके, ये क्या थे, तो ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। कौन थे, जर्मन मैथमेटिशियन थे, याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी आपको इनकी कंट्री भी पूछ देगा कि कौन से कंट्री से थे, और नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, आपको जानकारी रखना जरूरी है। कहाँ के मैथमेटिशियन थे, तो जर्मन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ही 1689 में क्या किया, इन्वेंट किया, बाइनरी कोड का आविष्कार किया, है ना। बाइनरी कोड को इन्वेंट किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था। तो ये इनका दूसरा काम। अब जब पास्कलाइन में इन्होंने बाइनरी कोड डाल दिया, तो पहले पास्कलाइन केवल और केवल जोड़ घटाना कर पाता था, लेकिन जब बाइनरी कोड इसको मिल गया तब ये क्या करने लगा, तब ये जोड़ भी करने लगा, घटाना भी करने लगा, गुणा भी करने लगा और भाग भी, यानी अब ये चारों करने लगा। तो आई थिंक मैं बोल सकता हूँ कि लेबनिज चक्र उस समय सबसे बेहतर ढंग पे बनने वाला पहला कैलकुलेटर था। देखिए पास्कलाइन जो था वो आल्सो कंप्यूटर, ये पास्कलाइन भी क्या था, एक कंप्यूटर था। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पास्कलाइन था वो फर्स्ट कंप्यूटर था, हाँ या ना, कंप्यूटर या कैलकुलेटर। उस समय क्या काम कर रहा था, ये जोड़ने का। तो देखिए कैलकुलेटर किसकी तर्ज पे बना है, कंप्यूटर के ही तर्ज पे बना है। तो पास्कलाइन पहला कैलकुलेटर था जो जोड़ और घटाना कर पाता था, लेकिन जो लेबनिज चक्र है वो पहला ऐसा कैलकुलेटर था जो जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकता था। समझ पा रहे हैं, तो इसको कैलकुलेटिंग मशीन भी बोला गया था, इसलिए मैंने बोल दिया फर्स्ट कैलकुलेटर। पास्कलाइन को क्या बोला गया था, कैलकुलेटिंग मशीन। तो इस कैलकुलेटिंग मशीन के अंदर जब बाइनरी कोड लग जाता है तब ये और अच्छे ढंग से काम करने लगती है। अब ये जोड़ घटाना के साथ साथ गुणा भाग भी करने लगती है। ठीक है, तो उस समय की, उस दौर की 1694 के दौर की सबसे बेहतरीन जो कैलकुलेटिंग मशीन थी वो कौन थी, यही थी भाई, लेबनिज चक्र। समझ पा रहे हैं क्या है लेबनिज चक्र, बता पाएंगे बिल्कुल कि भैया पास्कलाइन जो ब्लेस पास्कल ने बनाया था उसी को क्या कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई कैसे किया गया, तो उसके अंदर बाइनरी कोड का यूज किया जाने लगा, जिसके कारण जो मशीन बनी उसको नाम दिया गया लेबनिज चक्र, क्योंकि इसको बनाया किसने था, जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड लेबनिज ने। कब बनाया था, 1694 में। और ये बाइनरी कोड का भी निर्माण किसने किया था, तो लेबनिज ने ही किया था। कब किया था, 1689 में। ओके, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इनके बारे में आपको याद रखनी चाहिए कि लेबनिज कौन है, कैलकुलस के निर्माण करता है, यानी कैलकुलस में भी इनका सबसे बड़ा नाम माना जाता है। क्लियर है, तो आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक, अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अच्छी बात है, मैं इसको मिटा के दूसरे पोर्शन पे जा रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ मैं। ओके, अब कहानी का दौर अलग होता है, चीज़ें चेंज होंगी। 1694 से हम आगे बढ़ेंगे और हम पहुंचेंगे एक ऐसे जगह पे जहाँ पे एक नई चीज़ बन के आती है, जहाँ पे पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। क्या मतलब है इसका, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए समय आता है 1801 का, दैट मीन्स 1801। इस 1801 में एक बहुत ही अद्भुत कहानी आती है नज़र, और वो क्या है उसको समझिएगा। कहानी ये है कि एक फ्रांसीसी बुनकर थे। फ्रांसीसी बुनकर, बुनकर आप सभी लोग जानते होंगे, बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि कपड़ा बीनते हुए, सुने हैं ना कि स्वेटर बीनते हुए, तो स्वेटर बीना जाता है यानी बुना जाता है, कहने का मतलब ये है। तो आप ऊन वाले कंडीशन में, यानी जब स्वेटर बुना जाता है तो आप थोड़ा सा समझिएगा कि आप कभी कभी देखे होंगे कि कभी क्या हमेशा देखते होंगे कि एक सेम पैटर्न पे स्वेटर बुना जाता है, मतलब जो प्रोसेस होता है उसी को बार बार फॉलो किया जाता है ना। फिर एक कंडीशन के बाद उसमें कुछ चेंज किया जाता है, फिर वही सेम प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। भाई बिनने में यही तो किया जाता है, ऐसे ऐसे किया जाता है, तो बार बार देखते हैं लोग, देख के थोड़ी ना कर रहे होते हैं। अब वो प्रोसेस बार बार करते करते उनको प्रैक्टिस हो जाती है, तो एक ही प्रोसेस बार बार ऐसे दोहराते रहते हैं, बस ऐसे ऐसे, बस
बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है। यानी कपड़ा जब बुना जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, आप अगर ध्यान से समझो तो जो डिज़ाइन होती है या जो बुनने का तरीका होता है वो एक पैटर्न पे काम कर रहा होता है ना, एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न पे कपड़ा आपका क्या होता है, बुना जाता है। अब अगर सिंपल समझा जाए तो हाथ से हम वही कपड़ा बुन रहे हैं तो बड़ा समय लगेगा, समय लगता है कि नहीं लगता है, एक स्वेटर को बुनने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर वही चीज़ हम मशीन से करें तब तो सब मशीन से कैसे कर सकते हैं, उसमें तो हमको पैटर्न नहीं ना पता है, मशीन कैसे पैटर्न के साथ करेगी। तो उसी के ऊपर जोसेफ बुनकर, फ्रांसीसी बुनकर, क्या नाम था उनका, जोसेफ, सॉरी मैंने जोसेफ बुनकर बोल दिया, जोसेफ जेकार्ड, जोसेफ जेकार्ड, ये फ्रांसीसी बुनकर थे। इन्होंने देखा यार ऐसे कपड़ा बिनूंगा तो फिर महीनों लग जाएंगे, इससे बढ़िया है, क्योंकि इनकी अपनी एक कंपनी थी, मतलब कंपनी बोल सकता हूँ कि मतलब ये बुनने वाले थे, तो अपना एक पूरा का पूरा दुकान था। इन्होंने एक दिमाग लगाया, दिमाग क्या लगाया, इन्होंने एक मशीन बनाई। उस मशीन के अंदर कपड़ा बुना जाता था, लेकिन कपड़ा बुनने के लिए क्या चाहिए आपको, पैटर्न, क्योंकि भाई बिना पैटर्न के आप कैसे बिन सकते हो, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो करती है ना कि आपको बांधना है, फिर आगे लेके फिर बांधना है, फिर आगे लेके फिर बांधना है। उसमें होता क्या है, पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एक एक करके धागों को आपस में बांधना होता है, कनेक्ट करना होता है, दैट इज़ द पैटर्न। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी उस मशीन के अंदर एक, जैसे होता है ना कि आप लोग क्या करते हो कि जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो उसके अंदर मेमोरी कार्ड जब लगा दोगे तो फिर वो क्या करने लगेगा, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस उस मेमोरी कार्ड के अनुसार काम करेगा। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप क्या कर लो, आप एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए कोई भी मेमोरी कार्ड डाल दो, तो फिर क्या होगा कि उस मोबाइल के अंदर वो मेमोरी कार्ड के अंदर जो फंक्शन है वो सब आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, फिर आप उसमें से जो चाहे चूज़ करके काम करा सकते हो। या सिंपली आप देखते हो मोबाइल काम करता है सॉफ्टवेयर पे, तो सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ पहले से क्या होता है, लिखा होता है कि भैया ऐसे ऐसे तुमको काम करना है, तो उस अनुसार वो मोबाइल काम करता है। या आप कोई ऐप मतलब इंस्टॉल करते हो, तो ऐप का मतलब क्या, आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो इसका मतलब जब उस ऐप के अंदर एंट्री मारते हो तो वो बता देता है कि ऐसे ऐसे काम करना है। समझ पा रहे हैं, सेम कहानी है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, पैटर्न है। तो जोसेफ जेकार्ड ने क्या सोचा कि मैं क्या करता हूँ, एक इस मशीन को एक पैटर्न देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविज़न प्रोवाइड करा देता हूँ। एक्स्ट्रा प्रोविज़न मतलब जिसके अंदर वो पैटर्न हो और वो मशीन क्या करे, उस चीज़ को पकड़े और उसी के अनुसार काम करे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने निर्माण किया पंच कार्ड का। पंच कार्ड एक कार्डबोर्ड होता था, कार्डबोर्ड जैसे आप समझोगे कि एक पेपर का कार्डबोर्ड है, सपोज कर लो मैं जैसे बता रहा हूँ कि कार्डबोर्ड ऐसे है पेपर का, और उसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, छेद कर दिया। क्या कर दिया, छेद। इस पंच कार्ड में क्या किया इन्होंने, छेद, यानी छिद्र कर दिया, छिद्र युक्त था। उस पंच कार्ड को छेद करके मतलब उस छेद में क्या कर रहे थे, वो पैटर्न बना रहे थे। यानी आपको क्या करना था, मतलब भैया उन्होंने क्या किया, पंच कार्ड पकड़ा ऐसे पंच कार्ड, और उस पंच कार्ड के ऊपर जो पैटर्न होता है उस पंच कार्ड के ऊपर उस पैटर्न को छेद के माफिक बना दिया। जैसे मान लो हम ही ले रहे हैं कोई भी पोर्शन, ऐसे पकड़ लिया इसमें, अब मुझे पता है कि अगली बार मतलब पैटर्न क्या क्या होगा, तो मैं इस यहाँ पे छेद कर दूंगा, यहाँ पे छेद कर दूंगा, यहाँ पे छेद कर दूंगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी जो पैटर्न है वो छेद के सहायता से बना दिया। जब छेद की सहायता से उस पंच कार्ड पे क्या बना दिया, पैटर्न को बना दिया, तो उस पंच कार्ड को किस में डाल दिया, मशीन में। अब जब मशीन में इस पंच कार्ड को डाल दिया तो क्या होने लगा, वो जो मशीन है इस पंच कार्ड के ऊपर जो छेद है उनको क्या करने लगा, पकड़ने लगा, और उस अनुसार क्या करने लगा, काम करने लगा। तो फिर क्या होगा, अब मशीन उस पंच कार्ड की सहायता से कपड़े बुन रहा है ना। मशीन उस कार्डबोर्ड या पंच कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन दिया था, तो मशीन उस पंच कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शन दिया उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार कपड़े बुनने लगा, है ना। अब कितना आसान हो गया कपड़ा बुनना, इजी हो गया कि नहीं हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो तो क्या हुआ है, पंच कार्ड के अंदर क्या किया गया, सिर्फ पंच कार्ड के अंदर इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल कर दिया गया। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, निर्देश मतलब कि काम कैसे करना है ना। और मशीन क्या करने लगा, इस इंस्ट्रक्शन को पकड़ के मशीन क्या करने लगा, काम करने लगा, है ना। कमाल की चीज़ है ना। तो पहली बार मशीन के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि जिससे उसको पहले से इंस्ट्रक्शन मिल चुका है और वो इस क्या बोलते हैं, इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है। और इसलिए इस मशीन को क्या बोला गया, इस मशीन को बोला गया जेकार्ड
लूम। जैकार्ड लूम। जैकार्ड लूम का काम ही क्या था भैया? कपड़े बुनना। लेकिन कैसे कपड़े बुन रही थी ये? सर एक पंच कार्ड के ऊपर जो छेद है उसमें जो बने हुए जो पैटर्न है उसके अनुसार। तो यहाँ से एक ऐसी अवधारणा उत्पन्न हुई। वो अवधारणा क्या थी कि भैया अब कोई मशीन अगर काम कर रही है तो मशीन को काम करवाने के लिए हमको क्या देना चाहिए? इंस्ट्रक्शन। अगर एक मशीन को हम काम करवा रहे हैं और पहले से हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो फिर बार बार हमें अपने आप यानी अपने शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। जैसे सिंपल समझो, अगर मैं वहाँ पे बुनता तो जैसे सपोज कर लो मशीन की सहायता से ही बुनता तो मुझे बार बार मशीन को क्या करना पड़ता? चलाना पड़ता। समझना मेरी बात ध्यान से, क्या करना पड़ता? चलाना पड़ता। और चलाते वक्त हमेशा बार बार पैटर्न को सेट करना पड़ता है ना। अभी क्या है, अभी मैंने पंच कार्ड या उसके अंदर इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल कर दिया, मतलब डाल दिया इंस्ट्रक्शन उसके अंदर। अब मशीन को मैं बार बार बताऊंगा नहीं ना, मशीन को पता है अब कैसे करना है ना। अब मशीन अपने आप काम करेगी कि नहीं करेगी? मैं बार बार अपनी क्षमता वहाँ पे यूज करूँगा? बार बार नहीं ना मशीन को अब चलाना पड़ेगा, बार बार नहीं ना मशीन को समझाना यहाँ से उठा के नहीं बेटा ऐसे आओ, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं ना। उठा के इधर उधर करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मशीन को पता है कि ऐसे काम करना है। तो पहली बार माइंडसेट क्या बनता है? पहली बार एक ऐसी नई चीज़ देखने के लिए मिलती है कि अब हमको क्या करना चाहिए? अब हमको क्या करना चाहिए कि मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शन डाल देना चाहिए, इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए मशीन को, ताकि मशीन उस अनुसार काम करेगी तो हमारा काम जल्दी भी हो जाएगा और ईजी भी हो जाएगा। तो यहाँ से अब एक नई चीज़ चलने लगी है, और वो नई चीज़ क्या है कि इंस्ट्रक्शन के अनुसार मशीन बनाई जाए। यानी एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो एक इंस्ट्रक्शन जो मैं दे रहा हूँ उसी पे वो काम करे, और वो इंस्ट्रक्शन की कहानी पहले ही दे दिया। जैसे पंच कार्ड में पहले ही मशीन में डाल दूंगा, ऐसा नहीं कि मशीन को बाद में इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं। समझ पा रहे हैं? तो मशीन उस इंस्ट्रक्शन पे काम करे। क्लियर है? और इसी तर्ज पे बाद में इसी पंच कार्ड की सहायता से, पंच कार्ड वाले आइडिया के बेसिस पे एक मशीन बाद में बनती है जिस 1893 में आई थिंक, और उस मशीन का नाम होता है टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन, टैबुलेटिंग मशीन, हिंदी में भी टैबुलेटिंग मशीन ही बोलते हैं। यानी इसी पंच कार्ड के तर्ज पे, पंच कार्ड पे बेस्ड एक और मशीन बनती है, वो बनती है 1893 में टैबुलेटिंग मशीन। और ये बनाता कौन है? तो अमेरिका के एक इंजीनियर होते हैं। अमेरिका के कौन? एक इंजीनियर, अमेरिकन इंजीनियर। वो अमेरिकन इंजीनियर क्या करते हैं भैया? अमेरिकन इंजीनियर इस मशीन को बनाते हैं। इस मशीन का मकसद क्या होता है? जनगणना करना। क्या करना? जनगणना करना। जनगणना करना। अब जनगणना करना मतलब आप सबको पता है, लोगों की गिनती करना। कहाँ पे? तो कहाँ के इंजीनियर हैं? अमेरिका के। तो हम अमेरिका की जनगणना करने के लिए ही लेंगे। तो हुआ क्या कि पंच कार्ड के बेस पे उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया 1893 में, और उस मशीन का नाम था टैबुलेटिंग मशीन। किसके द्वारा किया गया था? अमेरिकन इंजीनियर। अमेरिकन इंजीनियर का नाम भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ, हरमन हॉलरिथ ने किया था। हरमन हॉलरिथ ने जनगणना करने के लिए टैबुलेटिंग मशीन बनाई, जो किस पे बेस्ड थी? पंच कार्ड पे बेस्ड थी। अब समझिएगा क्या हुआ। हुआ ये कि जब जनगणना हुई तो उससे पहले जनगणना करने में लगभग 7 साल लग जाते थे। कितने साल लग जाते थे? 7 वर्ष लगते थे। ठीक है, 7 वर्ष लगते थे। ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, लेकिन जब इस मशीन से जनगणना की गई तो मात्र कितने दिन लगे? 3 महीने, 3 माह में कंप्लीट। ठीक है, जनगणना करने के लिए लिया। पहले लगते कितने थे? पहले 7 वर्ष लगते थे, अब कितने दिन लगे? 3 महीने। भाई 7 वर्ष क्यों लगते थे? 7 वर्ष आप सबको पता है, घर घर जाके, लोगों के पास कोई मशीन थोड़ी ना होती थी, कोई डाटाबेस थोड़ी ना होता था। घर घर जाके क्या करते थे लोग? जनगणना करते थे। जनगणना करने के बाद फिर लेके आते थे डाटा को, इकट्ठा करते थे। चूँकि एक जगह पे तो थोड़ी ना है कि 10 लोगों का जनगणना करना है। जब आप पूरे देश का कर रहे हैं तो देश के अलग अलग इलाकों से डाटा आप इकट्ठा करेंगे, फिर डाटा को एक जगह पे रखेंगे। मतलब पहले आप अपने वहाँ के सभी लोगों की जानकारी लेंगे, फिर उसको उठा के लेके आएंगे
किसी मेन पोर्शन, फिर वहाँ से भी सबसे मेन सेंटर पे ला के रखेंगे। मेन सेंटर पे आके फिर कैलकुलेशन होगा, जानकारियाँ इकट्ठी होंगी, फिर उन डाटा को लिखा जाएगा, लिखने के बाद एक पूरा अप्रोच बनाया जाएगा। तो बड़ा लेंदी प्रोसेस होता था और बहुत लंबा चलता था। समझ पा रहे हैं? वो इतना जल्दी नहीं हो पाता था, इसलिए लगभग 7 साल लगते थे। लेकिन टैबुलेटिंग मशीन से जब जनगणना की गई तो कितने साल में कंप्लीट हो गया? 3 महीने में कंप्लीट हो गया। तो आप कहेंगे सर हम इन चीज़ों से क्या सीखें? इन चीज़ों से आप ये सीखिए कि जब एक मशीन को क्या दे दिया जाएगा? इंस्ट्रक्शन, तो मशीन ईजी वे में काम करेगी। यानी आप कोई मशीन बना रहे हो, कोई भी मशीन है, कोई भी डिवाइस है, और अगर उस डिवाइस के अंदर आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है? इंस्ट्रक्शन, तो फिर उस मशीन पे आप खुद जैसे सिंपल समझिए, आपको फिर खुद ही काम करना पड़ेगा। आप मैं सिंपल बेसिस पे मैं बात करूँ, एक मशीन जैसे कि गांव के अंदर होता है जो चारा काटने वाली मशीन होती है, तो उस चारा काटने वाली मशीन के अंदर 2 प्रोसीजर हैं। पहला प्रोसीजर है कि जो आप देखते आते हो कि आप हाथ से चलाते हो। देखो मशीन क्या कर रही है, मशीन सेम प्रोसीजर को अपनाती है, बस गोल गोल घूमना उसका काम होता है। और बीच में क्या होता है? बीच में जो भी आएगी चीज़ उसको काटना होता है। जैसे चारा आएगा तो उसको क्या करना है? काटना है। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिए वो क्या कर रही है, गोल गोल घूमी तो रही है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है। तो अब मेरे पास पहला तरीका जो होता है, जो हम करते आते हैं, तो हम हाथ से चलाते हैं, हाथ से चलाते हैं ना। अब जितनी बार हम चलाएंगे उतनी बार चलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्या कोई इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है? नहीं है। मशीन तो है भाई, बिल्कुल है, लेकिन इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन अगर सपोज कर लो उसके अंदर क्या डाल दिया तुमने? इंस्ट्रक्शन डाल दिया। इंस्ट्रक्शन मतलब उनको गोल गोल घूमना है, तो कई लोग क्या करते हैं, उसमें मशीन फिट करवा देते हैं। मशीन मतलब मोटर से क्या होता है कि अब वो क्या करेगा, उस मोटर के कारण वो बराबर क्या कर रहा है? घूम रहा है केवल, है ना, क्योंकि वहाँ से उस मोटर का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि जिसके कारण वो घूमेगा। अब तुमको बार बार चलाने की जरूरत है? नहीं। अब वो मोटर अपने आप चलाता रहेगा। तो वो क्या हो गया? अब मोटर के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन मिल गया ना कि हमको बार बार गोल गोल घूमना है। अगर मोटर नहीं लगाए होते तब हमको खुद घुमाना पड़ता। इसी को मैं समझा रहा हूँ। एक्चुअल में जब कोई मशीन के पास इंस्ट्रक्शन नहीं होता तो उसमें आपको काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो मशीन अपने आप उसी चीज़ को बार बार करते जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब मशीन के अंदर इंस्ट्रक्शन का होना बहुत ज़रूरी है कि भैया काम कैसे करना है। समझ पा रहे हैं? ताकि आप इनपुट दो तो फटाक से उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो प्रोसेसिंग कर पाए और आउटपुट आपको दे दे। तो ये मशीन आपको मैंने जो फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड वाली बताई, ठीक है, वो यहाँ से एक आइडियोलॉजी उत्पन्न होती है कि भैया मशीनों के अंदर क्या चाहिए? प्रोसेसिंग करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए ही चाहिए, जिस पे वो काम करे मशीन। और इसी के बेस पे मैंने आपको एप्लीकेशन भी दिखा दिया कि देखिए 1893 में टैबुलेटिंग मशीन इसी के आधार पे बनी, और देखिए कितना बेहतरीन काम हुआ, है ना। कि एक अमेरिकन इंजीनियर ने बनाया जिसका नाम हरमन हॉलिड था, उन्होंने बनाया, जिससे देखिए 7 वर्ष लगते थे जनगणना में अमेरिका की, लेकिन अब 3 माह में ही क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो आइडियोलॉजी बनी आई थिंक आप समझ गए होंगे कि भैया मशीन के अंदर क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन चाहिए। अब दौर वो स्टार्ट होता है जिसकी बहुत ज़रूरत थी, और वो दौर है कंप्यूटर का दौर। यानी अब जो है कंप्यूटर की स्टार्टिंग हो गई है। मैंने आपको 1801 से 1893 तक पहुंचा दिया, लेकिन एक्चुअल में हमको कहाँ पहुंचना है? हमको पहुंचना है 1822 के ईरा में। और 1822 से पहले मैं समझा दूं कि मैं बात किसकी करने जा रहा हूँ? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? यानी कंप्यूटर के पितामह कौन थे? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था भाई? कंप्यूटर बनाया था। इससे पहले भी लोगों ने बनाया था, हाँ, लेकिन इन्होंने अंत तक बनाया जब तक कि एक सफल कंप्यूटर बना के दे नहीं दिया। समझ पा रहे हैं? तो मैं चार्ल्स बेबेज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप पढ़ते आते हो। तो आखिर देखिए इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने 3 अलग अलग काम किए। कितने? 3 अलग अलग। सबसे पहले इन्होंने 1822 में एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? डिफरेंस इंजन। नाम क्या था इसका? डिफरेंस इंजन। ओके। फिर इन्होंने एक बार और बनाया 1837 से 38 के बीच में, और तब इसका नाम क्या रखा? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन।
और एक बार और आया इनका 1842 से 44 तक के बीच में, और उसको इन्होंने नाम दिया बाइनरी प्रोग्राम। बाइनरी प्रोग्राम, ठीक है। मैंने 3 यहाँ पे लिखे हैं, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि भाई हम बात करने जा रहे हैं चार्ल्स बेबेज, जो कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर है, जिनके वजह से क्या चल रहा है, आपका कंप्यूटर चल रहा है। और आज का कंप्यूटर जो आप देखते हो, उस कंप्यूटर के पितामह माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं पिता? बिकॉज इन्होंने ही कंप्यूटर का, जो आज का कंप्यूटर है कैसे काम करता है, तो इनके द्वारा बनाए गए कंप्यूटर के आधार पर, इसीलिए फादर है ये, ठीक है। इन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर क्या बनाया था? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन एकदम क्या था, किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन पास्कलाइन। इन्होंने भी किस पे आधारित बनाया था? पास्कलाइन पे बेस्ड बनाया था। तो पास्कलाइन पे बेस्ड इनका भी कंप्यूटर था, डिफरेंस इंजन, ओके। बट ये डिफरेंस इंजन जब बनाया इन्होंने तो बहुत दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि इसके अंदर जल्दी जल्दी में क्या आ गई, बहुत सारी कमियां आ गई, ठीक है। तो क्या आया? कमियां आ गई, बहुत सारे एरर आ गए इसके अंदर, पहली बात। दूसरी बात, पैसे की भी कमी थी उस समय, इनके पास क्या थी? पैसे की भी कमी थी। तो पैसे की कमी होने के कारण, कमियां ज़्यादा आ जाने के कारण ये इसको ठीक कर नहीं पाए, क्योंकि पैसे की कमी थी। तो उस समय डिफरेंस इंजन इनका क्या हो गया? फ्लॉप हो गया, ठीक है। ये फ्लॉप हो गया। फ्लॉप क्यों हुआ, समझ में आ रहा है ना? एक तो एरर आ गया, दूसरा लैक ऑफ मनी, पैसे की क्या हो गई? कमी, पैसे की कमी आ गई। तो जब पैसे की कमी आ गई तो ये इनका इंजन जो बनाया था इन्होंने कंप्यूटर, क्या हो गया? फ्लॉप। ये एक्चुअल में कैसे काम करता था? जैसे पास्कलाइन काम करता था, ओके। उसके बाद इन्होंने सुधार के मतलब इस चीज़ के अंदर जो जो कमियां आई थी, इन सभी कमियों को ख़त्म करते हुए फिर कम बैक करते हैं 1837 में, और लेके आते हैं एक बहुत बेहतरीन कंप्यूटर जिसका नाम है एनालिटिकल कंप्यूटर। और एनालिटिकल कंप्यूटर या एनालिटिकल इंजन एक्चुअल में आज का जो कंप्यूटर होता है, जो IPO पे काम करता है ना, IPO, कि भैया इनपुट लेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तो फिर आउटपुट देंगे, यही होता है प्रोसीजर। तो आज का जो कंप्यूटर है IPO वाला, उसी पे बेस्ड इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। यानी इनका जो एनालिटिकल इंजन था वो डिफरेंस इंजन से बहुत तगड़ा बना था, इससे बेहतर बना था, क्योंकि खुद देख सकते हो 1822 के बाद 1837 में कम बैक करते हैं। तो इसके अंदर जितनी कमियां आई थी उन्होंने सबको दूर करके यहाँ पे लेके आए, है ना। और सभी कमियों को दूर करते हुए ये इंजन बना, इनका ये कंप्यूटर बना। और ये कंप्यूटर ही आज के कंप्यूटर पे बेस्ड है कि इनपुट लेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, फिर आउटपुट देंगे, है समझ में। उसके बाद तो इनका चर्चा पूरे दुनिया में होने लगा, क्योंकि बहुत बेहतर ढंग से पहली बार कोई डिवाइस बनी थी जो इतना अच्छा काम कर रही थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेस्ड ऑन टूडेज कंप्यूटर, मतलब आज के कंप्यूटर पे बेस्ड थी, है ना। तो आज के कंप्यूटर पे बेस्ड थी हमारी एनालिटिकल इंजन। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई? प्रोसेसिंग की। इसके अंदर किसकी प्रॉब्लम आई? प्रोसेसिंग की। थोड़ी बहुत धीरे धीरे आके इसके अंदर भी एरर आना स्टार्ट हुआ। एरर क्या आया कि प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो थी। प्रोसेसिंग स्लो मतलब वही काम इंस्ट्रक्शन वाला, कि किसका? इंस्ट्रक्शन वाला, कि इसके अंदर बेहतर ढंग से इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल नहीं थे। तो ये मशीन क्या हुई? इंस्ट्रक्शन के कारण थोड़ी सी फ्लॉप होने लगी। समझ पा रहे हैं? लोगों ने इसके अंदर कमियां निकाली। तब फिर आती हैं, फादर हैं ये, तो फिर मदर आएंगे अब, मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की मदर। इनका नाम क्या है? जिनका नाम है लेडी अदा लवलेस अगस्ता, ठीक है। लेडी अदा लवलेस अगस्ता, ये कौन है? तो ये है मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस, मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था? एक्चुअल में जब एनालिटिकल इंजन इनका फ्लॉप हो रहा था, क्योंकि प्रोसेसिंग इनकी क्या थी? स्लो थी। प्रोसेसिंग स्लो मतलब प्रोग्रामिंग की दिक्कत थी, प्रोग्रामिंग मतलब इंस्ट्रक्शन की समस्या थी। तो इनके कंप्यूटर के अंदर इन्होंने क्या लगाया? प्रोग्राम लगाया। प्रोग्राम क्या होता है भैया? ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं? कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को जब ग्रुपिंग मतलब इंस्ट्रक्शन को एक ग्रुप में रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है? वो
प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब उसमें बहुत सारे निर्देश दिए होते हैं, उन्हीं निर्देशों का समूह जो होता है वही प्रोग्राम कहलाता है कि भैया ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, तो पूरा पूरा इंस्ट्रक्शन ही प्रोग्राम कहलाता है। तो इन्होंने क्या किया, इस एनालिटिकल इंजन के अंदर क्या दिया, प्रोग्राम दिया, अपना क्या दिया, प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम को जब इन्होंने दिया तब जाके क्या बन गया भैया, बाइनरी प्रोग्राम। समझ में आया, किसने दिया, क्योंकि एनालिटिकल इंजन के अंदर प्रोसेसिंग की दिक्कत आने लगी, इंस्ट्रक्शन की दिक्कत आने लगी। और मैंने बोला था कि तगड़ी मशीन, अच्छी मशीन वही है जिसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अगर काम कर रही है तो मशीन अच्छी है, अगर नहीं है इंस्ट्रक्शन उसके अंदर अच्छा तो फिर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फिर वो मशीन काम अच्छा से नहीं कर पाएगी। आज की डेट में आप जो मोबाइल फ़ोन चलाते हो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन तगड़ी दी गई है ना। वो सॉफ्टवेयर की मदद से, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसी के अनुसार तो आपका मोबाइल ईजी है। छोटा वाला मोबाइल में प्रॉब्लम क्या था कि उसके अंदर उतने सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, जिसके कारण वो बहुत सारा काम नहीं कर पाता था। समझ में आई बात, हाँ या ना। तो बिल्कुल इसी बात को मैं समझा रहा था कि देखिए क्या किया गया था, एनालिटिकल इंजन के अंदर प्रोग्राम दिया गया। किसने दिया, तो लेडी अडा लवलेस अगस्ता ने प्रोग्राम दिया था। और इस प्रोग्राम के कारण जो इनका एनालिटिकल इंजन था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइनरी प्रोग्राम में। लेडी अडा लवलेस अगस्ता कौन थी, तो ये मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस थी, और यही कौन थी, फर्स्ट प्रोग्रामर भी थी। इसके बाद तो लोगों ने प्रोग्राम देना स्टार्ट किया, प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया, लेकिन फर्स्ट प्रोग्रामर कौन थी, तो यही थी लेडी अदा लवलेस अगस्ता। और इन्होंने पहली बार प्रोग्राम किस में दिया था, मतलब पहली बार प्रोग्राम अपना किस में बना के डाला था, एनालिटिकल इंजन में। और फिर बाद में ये एनालिटिकल इंजन बाइनरी प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये बहुत बेहतर ढंग से काम करता है। तो आई थिंक आपको चार्ल्स बेबेज का इरा ये याद रह जाएगा कि इन्होंने 3 तरीके से काम किया, 3 कंप्यूटर दिए 1822 में, लेकिन ये फ्लॉप हो गया। इसमें बहुत सारी कमियां थी, ये पास्कलाइन पे बेस्ड था और इसमें प्रॉब्लम थी कि कमियां ज़्यादा थी और पैसे की कमी थी, तो सही नहीं कर पाए। फिर इसको सही करते हुए एनालिटिकल इंजन लेके आते हैं, बेहतर ढंग से काम करता है, लेकिन इसमें भी थोड़ी एरर आ जाता है प्रोग्रामिंग की कि इंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं थे। तो फिर इस पर कौन काम करता है, तो मदर ऑफ कंप्यूटर साइंस जिनको बोला जाता है, और लेडी अदा लवलेस अगस्ता, इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर प्रोग्राम डाला। प्रोग्राम क्या होता है, तो कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे निर्देशों का समूह होता है। और फिर उसको जब डाल दिया तब फिर यही एनालिटिकल इंजन बेहतर ढंग से काम करने लगा, और इसी एनालिटिकल इंजन को हम लोग बाइनरी प्रोग्राम बोलेंगे। क्लियर है। ये जितने भी प्रोग्राम हैं वो एक्चुअल में किस बेस पे काम कर रहे थे, तो वो एक्चुअल में बाइनरी कोड पे ही काम कर रहे थे, जो गॉटफ्राइड लेबनिज ने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये सबसे ईजी प्रोसेस है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे ये इन्होंने काम किया है। ओके, तो चार्ल्स बेबेज के बारे में आप लोगों ने आज समझ लिया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।